यूरोपियन पावर्स का भारत में आना, इस पर्टिकुलर चैप्टर जो स्पेक्ट्रम का चैप्टर है उसमें पहले हमने कई वीडियोस बना चुके हैं हम लोग, और हम लोगों ने डच तक कवर किया था। डच लोग किस तरह से भारत में आए, किस तरह से इंडोनेशिया में अपना फोकस जमा लिया, इंडिया को छोड़ दिया, इंडिया के ट्रेड को, क्या क्या कारण थे उसके पीछे, सारा कुछ डिस्कस किया पहले वीडियो में। अब हम लोग जानेंगे इंग्लिश के राइज, ब्रिटिश के कॉलोनाइजेशन और उसका जो फॉल हुआ ब्रिटिश का इंडिया में, वो सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। द इंग्लिश चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन, फ्रांसिस डार्केस वॉयज अराउंड द वर्ल्ड इन 1580 एंड द इंग्लिश विक्ट्री ओवर द स्पेनिश आर्मेडा in 1588 generated a new scene of enterprise in the British, encouraging sailors to venture out to the east. As the knowledge grew of the high profits earned by the Portuguese in eastern trade, English traders too wanted a share. So in 1599, a group of English merchants calling themselves the Merchant Adventurers formed a company. On December 31, 1600, Queen Elizabeth I issued a charter with rights of exclusive trading to the company, named the Governor and the Company of Merchants of London, trading into the East Indies. Initially, a monopoly of 15 years was granted, which in May 1609 was extended indefinitely by a fresh charter. As the Dutch was already concentrating more on the East Indies, the English turned to India in search of textiles and other commodities of trade. यानी फ्रांसिस डार्केस का जो वॉयस था, उसका जो समुद्री यात्रा था पूरी दुनिया में 1580 में, और जो इंग्लिश का जो विजय हुआ था स्पेनिश आर्मेडा में 1588 में, इसकी वजह से नया सेंस एंटरप्राइज का ब्रिटिश में जनरेट हुआ, नया सेंस ऑफ एंटरप्राइज ब्रिटिश ने सोचा कि एक एंटरप्राइज यानी कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन, एक सुप्रीम इंस्टीट्यूशन पूरी दुनिया में बनाया जाए। तो एनकरेज किया इसीलिए जो भी समुद्री यात्रा करने वाले हो, क्योंकि वेंचर आउट किया जाए, उन लोगों को ईस्ट में भेजा जाए। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया हाई प्रॉफिट्स का जो पोर्टुगीज अर्न कर रहे हैं ईस्टर्न ट्रेड से, इंग्लिश ट्रेडर भी चाहते थे कि हमको भी हाई प्रॉफिट्स मिले। इसीलिए 1599 में एक ग्रुप इंग्लिश मर्चेंट का, जो उन लोग खुद को बोलते थे मर्चेंट एडवेंचरर, उन्होंने एक कंपनी बनाई। दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन ने एक चार्टर इशू किया, जिसमें कि एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स जो थे वो जिसका नाम गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। द राइट्स ऑफ एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग टू द कंपनी नेम्ड द गवर्नर and the Company of Merchant of London trading into the East Indies. तो इसीलिए जो राइट था एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग का कंपनी को दिया, जिसका नाम गवर्नर और कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नाम का कंपनी, इतना बड़ा नाम वाला कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट दिया कि आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। क्वीन एलिजाबेथ वन ने दिसंबर 31, 1600 में ये राइट दिया उसको, उस कंपनी को। इनिशियली एक मोनोपोली 15 साल का ग्रांट किया गया था, जो कि 1609 में इंडिफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया गया एक नए चार्टर के जरिए से। डच जो है वो कंसंट्रेट कर रहे थे ईस्ट इंडीज में, तो इंग्लिश जो है वो इंडिया में आए थे कपड़ों और दूसरे कमोडिटी की तलाश में। प्रोग्रेस ऑफ द ईस्ट इंग्लिश कंपनी, फुट होल्ड इन वेस्ट एंड साउथ। कैप्टन हॉकिंस अराइव्ड इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर इन अप्रैल 1609 itself, but the mission to establish a factory at Surat did not succeed due to opposition from the Portuguese, and Hawkins left Agra in November 1611. In 1611, the English had started trading in Masulipatanam on the southeastern coast of India, and later established a factory there in 1616. It was in 1612 that Captain Thomas Best defeated the Portuguese in the Sea of Surat. An impressed Jahangir granted permission to English in early 1613 to establish a factory at Surat under Thomas Eldworth. In 1615, Sir Thomas Roe came as an accredited ambassador of James I to the court of Jahangir, staying on there till February 1619. Though he was unsuccessful in concluding a commercial treaty with the Mughal emperor, he was able to secure a number of privileges, including permission to set up factory at Agra, Ahmedabad and Broch.
कैप्टन हॉकिंस भारत में जहांगीर के कोर्ट में आया अप्रैल 1609 में, लेकिन मिशन था कि फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना सूरत में। वो मिशन सक्सीड नहीं हुआ पोर्टुगीज के अपोजिशन की वजह से। हॉकिंस ने आगरा छोड़ा नवंबर 1611 में। 1611 में इंग्लिश ने मसूलीपट्टनम में, जो कि साउथ ईस्टर्न कोस्ट है भारत का, दक्षिणी पूर्वी जो तटीय इलाका है भारत का, जिससे कि मसूलीपट्टनम जहाँ पर है वहाँ पर एक ट्रेडिंग सेंटर स्टैब्लिश किया और बाद में फैक्ट्री डाली 1616 में। 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट ने पोर्टुगीज को सूरत के समुद्र तट पर हराया और एक इम्प्रेस्ड जहांगीर उस बात से इम्प्रेस हो गए इस चीज़ के, और उन्होंने इंग्लिश को 1613 में सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन दी थॉमस एल्डवर्थ के लीडरशिप में। 1615 में सर थॉमस रो ने आए, वो एक्रीडिटेड जेम्स वन के एक्रीडिटेड एम्बेसडर के तौर पर आए जहांगीर के कोर्ट में। वहाँ पर रहे फरवरी 1609 तक। वो अनसक्सेसफुल थे, हाँ वो अनसक्सेसफुल थे कमर्शियल ट्रीटी को कंक्लूड करने के लिए मुगल एम्परर के साथ, लेकिन उन्होंने बहुत सारे प्रिविलेजेस ले लिए थे, जिसमें कि आगरा, अहमदाबाद और बरूच में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन भी शामिल थी। English company did not have a smooth progress. It had to contend with the Portuguese and the Dutch in the beginning, but the changing situation helped them and turned things into their favor. Bombay had been gifted to King Charles II by the King of Portugal as dowry when Charles married the Portuguese princess Catherine in 1662. Bombay was given over to the East India Company as an annual payment of £10 only in 1668. Later, Bombay was made the headquarter by shifting the seat of Western Presidency from Surat to Bombay in 1687. So there was a tacit peace between English and Portuguese now. There was also an Anglo-Dutch compromise as mentioned earlier, by which the Dutch agreed not to interfere with the English company's trade in India. Thus the English were rid of two arch rivals in India. तो इंग्लिश कंपनी इसका स्मूथ प्रोग्रेस नहीं हुआ शुरुआत में, उसको पोर्टुगीज और डच से बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ा था शुरुआत में, लेकिन सिचुएशन धीरे धीरे बदलने लगी। सिचुएशन ने उनका मदद किया और ब्रिटिश के फेवर में सिचुएशंस आने लगी। बॉम्बे जो इंडिया का बॉम्बे था, वो किंग चार्ल्स टू को गिफ्ट मिला था, यानी इंग्लिश किंग को, लंदन का किंग को गिफ्ट मिला था पोर्टुगल के किंग से दहेज के तौर पर। जब चार्ल्स ने पोर्टुगल प्रिंसेस कैथरीन से शादी करी थी 1662 में, तो बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था 1668 में। मतलब 6 सालों के अंदर बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया £10 के एनुअल पेमेंट के शर्त पर। बाद में बॉम्बे को हेडक्वार्टर बनाया गया वेस्टर्न प्रेसिडेंसी के सीट का, शिफ्ट करके वेस्टर्न प्रेसिडेंसी के सीट को सूरत से बम्बई में 1687 में, एक साल बाद ही 1687 में, तो कई साल बाद 1670 हो गया, फिर इसके बाद 19 ईयर्स बाद। सो देयर वाज टेसिक पीस, तो एक पीस होने लगा इंग्लिश और पोर्टुगीज के बीच में, क्योंकि रिलेशनशिप एक संबंध ही बन गया था, तो वो इंग्लिश और पोर्टुगीज वाले संबंध ही बन गए, तो इसीलिए उन लोग के बीच में एक पीस रहने लगा। और पहले ही बता दिया आपको कि डच जो है किस तरह से, डच और एंग्लो डच किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, जिसमें डच एग्री कर लिया कि इंग्लिश कंपनी के ट्रेड में इंटरफेयर नहीं करने का, अपने को इंडोनेशिया से प्रॉफिट मिल रहा है, अपने को इंटेंशन यही है कि प्रॉफिट्स कमाना है, और वो स्पाइसेस से इंडोनेशिया में वो चीज़ फुलफिल हो रहा है। तो इसीलिए इंग्लिश जो है वो दो राइवल्स से, मतलब उसकी राइवल्टी खत्म हो गई एक तरह से। इंग्लिश कंपनीज पोजीशन वाज इम्प्रूव्ड बाय द गोल्डन फरमान इशूड to them by the Sultan of Golconda in 1632. On payment of 500 pagodas a year, they earned the privilege of trading freely in the part of Golconda. इंग्लिश कंपनी का पोजीशन और ज़्यादा इम्प्रूव हो गया, जो गोल्डन फरमान मिला सुल्तान ऑफ गोल्कोंडा से 1632 में, 1632 में, जिसमें कि 500 पगोडास के एक साल में पेमेंट के एवज में उनको गोलकोंडा के पोर्ट में फ्रीली ट्रेड करने का जो स्पेशल प्रिविलेज है, स्पेशल बेनिफिट है, वो मिलने लगा। जो मेंबर है मसूलीपट्टनम, मेंबर ऑफ द मसूलीपट्टनम काउंसिल, द ब्रिटिश मर्चेंट फ्रांसिस डे इन 1639 रिसीव्ड फ्रॉम द रूलर ऑफ चंद्रगिरी परमिशन टू बिल्ड अ फोर्टिफाइड फैक्ट्री एट मद्रास, विच लेटर बिकम द फोर्ट जॉर्ज
Fort St. George and replaced Masulipatanam as the headquarters of English settlement in South India. Thereafter, the English extended their trading activities to east and started factories at Hariharpur in Mahanadi Delta and at Balasore in Odisha 1633. तो इस तरह से वेस्ट और साउथ में किस तरह से अपने पैर जमाए ब्रिटिश ने, ये चीज़ हमने चर्चा करी. अब नेक्स्ट वीडियो में वेस्ट में, फिर उसके बाद फुरुखशियार के फरमान के बारे में चर्चा करेंगे. आगे किस तरह से और इंग्लिश कंपनीज मर्ज हो गई, फ्रेंच किस तरह से आए, किस तरह से और एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, कार्नेटिक वार से स्टार्ट हुए, इसके बारे में और चर्चा करेंगे. सो दिस इज़ इट फॉर द करंट वीडियो. So if you like it, you subscribe to the channel, hit the like program, share as much as possible. Thank you.